हाय एवरीवन, आई एम एचपी सोनी। आज ये वीडियो जो है डीजे देशमुख साहब का वॉल्यूम 1 किताब से लिया गया है, स्टोइंग का चैप्टर। उसके ऊपर हमने इसको बनाया है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि हमारा गुरु माइनिंग गुरुजी ऐप जो है उसमें एक कोर्स को लॉन्च किया गया है। डीजे देशमुख साहब का जो किताब है ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3, इसके ऊपर हमने ऑनलाइन लाइव कोर्सेज चालू किया है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस है जो जूनियर गवर्नमेंट माइनी सदा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काम आती है। पिछले 5-7 एग्जामिनेशन से देखा गया है कि 30 to 40% क्वेश्चन डीजे देशमुख साहब की किताब से ही आते हैं। तो ये कोर्सेज जो है 2 अप्रैल से चालू होकर 31 मई को समाप्त होगा और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इसको रखा गया है। आप माइनिंग गुरु ऐप में जाके इसका सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं और 2 तारीख से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास ख़त्म होने के बाद रिकॉर्ड जो वीडियो बनेगा वो रिकॉर्ड होके आपके ऐप में रहेगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ। इसके साथ साथ माइनिंग गुरुजी ऐप जो है हमारा जूनियर वोमेन माइनिसा रिक्रूटमेंट एग्जाम की कोचिंग करता है। बीजीएमएस के एग्जाम्सन्स के लिए भी ये क्लासेस करता है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, और यदि इसकी और जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 8103255292 पर एचपी सोनी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स गो स्टार्टेड गाइस। हाय गाइस, मैं हूँ एचपी सोनी। आज हम लोग पढ़ेंगे विजय देशमुख साहब का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 10। इसमें दिया हुआ है स्टोइंग इन अंडरग्राउंड माइन। इसके बारे में हमको डिटेल में जानना है। यहाँ पर बोलता है कि जब माइन से मिनरल, हमारा तो कोल है, मिनरल भी हो सकता है। तो कोल यदि हम खदान से निकालते हैं तो उस जगह पे हमारा वाइट बन जाता है, या गोफ करते हैं तो पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाता है। अब उसको यदि हम पैक करें, इसको पैक कर दें, हम अभी हम क्या करते हैं, केविंग करके छोड़ देते हैं बहुत सारी माइन में। केविंग मतलब हम छत को नीचे गिराकर पैक करके चले जाते हैं वापस। बट ऊपर जो स्ट्रेटा होता है, बहुत सारा स्ट्रेटा अलाउ नहीं करता कि आप उसको केविंग होने दें। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड का उपयोग करते हैं, या अदर जो है पैकिंग मटेरियल का भी उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो, चीप और आसानी से अवेलेबल हो, और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी होना चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तो हमको उससे फायदा होने वाला नहीं है। अब ये बोलता है कि द प्रोसेस इज नोन एज गोफ स्टोइंग। हम जो वाइड्स है या हमने डिप्लेनिंग कर लिया उस जगह को भरते हैं हम, तो किसी भी चीज से भरे, जो भी मटेरियल यूज करें, तो वो सब कहलाता है गोफ स्टोइंग या गोफ पैकिंग। बट इसको पूरा वर्ड में चलन है एज ए स्टोइंग। स्टोइंग का मतलब सैंड भरना ही नहीं होता है, इसमें अदर पैकिंग मटेरियल को भी भरा जा सकता है। ठीक है, जैसे मटेरियल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग गोफ में भरने के लिए। सैंड सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा सैंड भरा जाता है। या मिट्टी भी, आपको लूज मिट्टी अवेलेबल है तो उसको भी भर सकते हैं। आपके पास थर्मल पावर प्लांट है, या आपके पास में स्टील प्लांट है तो उसका बॉयलर का ऐश भी यूज कर सकते हैं। या ओबी में निकला हुआ क्रस्ट मटेरियल का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो क्वारी ओवरबर्डन से निकाला जा सकता है। जो सेल है जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं है, उसको भी हम इसके अंदर में भर सकते हैं। जो स्क्रीनिंग प्लांट में हम इसको अलग अलग करते हैं। जहाँ पे वाशरी है
उस जगह पर वाशी से रिफ्यूज मिलता है, जो कचरा बाहर निकलता है पत्थरों का, या बाकी इसी तरीके के बहुत सारे स्लैग्स होते हैं जो आयरन और स्मेल्टिंग फर्नेस में यूज किए जाते हैं। ऐसे मशीन को हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान रखना है किसी भी हालत में ये कार्बोनेशियस फ्री मटेरियल होना चाहिए। इसके अंदर में फ्री होना, इसके अंदर कार्बन का पार्टिकल नहीं होना, नहीं तो अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग करने लगेगा ये। कार्बन किसी भी हालत में इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर बोलता है पैकिंग मटेरियल में बी पैक्ड एट साइड। यहाँ पर पैकिंग मटेरियल को हम पैक करते हैं अंडरग्राउंड माइन में। इसकी बहुत सारी प्रोसेस हैं। पहला है डंपिंग, फर्स्ट नंबर जो है डंपिंग विद बास्केट, हेल्प ऑफ द ह्यूमन लेबर या ह्यूमन एजेंसी। इसको हम बोलते हैं हैंड पैकिंग। मतलब मटेरियल हम ट्रक के द्वारा अंडरग्राउंड में डिप्लेरिंग पैनल तक लेके जाते हैं। जैसे ये डिप्लेरिंग पैनल है हमारा, इस जगह पे यदि हम लेके जाते हैं, यहाँ पे हमको डिप्लेरिंग करना है इस जगह पे, और हमने ट्रक के द्वारा मटेरियल को यहाँ लाके डंप कर दिया। अब यहाँ से बास्केट से उठा के इसको हम पैकिंग करते हैं इस गोफ के एरिया में, जहाँ से स्लाइस निकाला उस स्लाइस को हम भरते हैं। इसको कहते हैं हैंड पैकिंग। अब ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। अब ट्रांसपोर्टिंग सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइप ऑफ द स्टोइंग क्या है? जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल विथ वाटर इन पाइप्स, पाइप में वाटर के साथ मिक्स करके जो मटेरियल को अंडरग्राउंड में भेजा जाता है, ठीक है ना, और वहां पे बैरिकेड लगाया जाता है। इसको बम्बू मैटिंग बोलते हैं, या इससे अलावा भी कुछ और भी चीज लगा सकते हैं जो बैरिकेड के नाम से जानी जाती है। बम्बू मैटिंग लगाइए, जीआई सीट लगाइए, ठीक है ना, बैटिस क्लॉथ लगाइए, जो भी लगाना है, बट वो कहलाएगा बैरिकेड। ठीक है, वहां पे जहाँ पे आपको डिप्लॉइंग, जैसे इस जगह पे आपको स्टोरिंग करना है, तो यहाँ पे पहले बैरिकेड लगा दिया जाता है ऐसे, और इसके अंदर से पाइपलाइन डाली जाती है, और पाइप को यहाँ लाके यहाँ पकड़ते हैं लोग, और यहाँ पे नोजल होती है, इस नोजल से स्टोरिंग यहाँ पे होती है। तो ये जो है हमारा जो मटेरियल विथ वाटर है, पानी के साथ में मटेरियल जो पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी हाइड्रोलिक स्टोइंग, जो पूरी दुनिया में 99% जो है ये हाइड्रोलिक स्टोइंग ही होती है। चलिए, तो थर्ड जो है, इसके अंदर में क्या करते हैं, स्टोइंग मटेरियल को अंडरग्राउंड पहुंचाने के बाद हम क्या करते हैं, हाई स्पीड बेल्ट के ऊपर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा बंकर बनाते हैं, उसमें मटेरियल रखते हैं। जैसे ये बंकर है आपका, यहाँ पे सूट बना दिया, और नीचे में एक बेल्ट कन्वेयर है, जो छोटा छोटा बेल्ट कन्वेयर होता है, जो जहाँ पे पैकिंग करना होता है वहां तक इसको एक्सटेंड करके किया जाता है। इससे क्या है, मटेरियल इस पे गिरता है, और ये हाई स्पीड से 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 15 से 20 किलोमीटर पावर की स्पीड से बेल्ट कन्वेयर चलाया जाता है। जब बेल्ट कन्वेयर चलाया जाता है तो ये क्या करता है, मटेरियल को बहुत दूर तक फेंकता है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने से ये ज़्यादा दूर तक फेंकता है। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रोक। ये दुनिया में अब कहीं नहीं होती, पहले स्टार्ट में किया लोगों ने, किंतु इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैंड पैकिंग में, और इसमें मटेरियल को हमको अंडरग्राउंड लेके जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। अब आता है एक और हुआ, इंट्रोड्यूसिंग द मटेरियल इन स्ट्रीम ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। मतलब कंप्रेस्ड एयर के द्वारा हम सरफेस से ही इसको न्यूमेटिक स्टोइंग को, ये न्यूमेटिक स्टोइंग कहलाता है। यदि हमने सैंड या मटेरियल, यहाँ पे हमारे पास स्टोइंग मटेरियल है, ये स्टोइंग मटेरियल जो भी है आपके पास में, उसको यदि पाइपलाइन में हम सरफेस में एक बंकर के सहारे, हम डिटेल में देखेंगे सबको अलग अलग से, तो यहाँ पे बंकर के सहारे इसके अंदर में गिराया जाता है, और इसके अंदर में कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर दिया है, तो कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से मटेरियल आगे बढ़ते जाता है, और फेस में ले जाके इसको, नोजल को हम लगा देते हैं जहाँ पे स्टोइंग करना है, तो उस जगह पे स्टोइंग करता है। ये कुछ कुछ कंट्री में
सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में भी कहीं कहीं पर इसका उपयोग सम कंट्रीज, सम कंट्रीज में भी होता है, और कुछ माइन में इंडिया में भी न्यूमेटिक स्टोइंग का उपयोग किया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम है या पानी उतना अवेलेबल नहीं है, और ये कहलाता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब होता है हवा, हवा के द्वारा स्टोइंग, तो न्यूमेटिक स्टोइंग। तो हमने पढ़ लिया चार टाइप का स्टोइंग, ठीक है। हैंड पैकिंग, पहले पढ़ा हमने हैंड पैकिंग। दूसरा हाइड्रोलिक स्टोइंग, हाइड्रोलिक स्टोइंग। तीसरा पढ़ा हमने मैकेनिकल स्टोइंग, और चौथा देखा हमने न्यूमेटिक स्टोइंग। ये चार ही टाइप का स्टोइंग होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे, तभी इसमें ये सभी एक एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है कि इसका एडवांटेज क्या है। हम स्टोइंग में कोई भी मटेरियल भरे तो इसका हमको एडवांटेज क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ द स्टोइंग, फायदा क्या मिलेगा हमको। यदि गोफ सॉलिडली पैक की जाती है और गोफ के ऊपर का जो स्ट्रेटा है उसको सपोर्ट किया जाता है। मेन चीज क्या है कि जहां पर हमने डिप्लेरिंग किया या वाइट पैदा किया है, तो ये जो रूफ है हमारी, इसको हम गिरने से रोकते हैं। यहाँ पे पैक कर देंगे आप पूरा मटेरियल, तो ये गिरने से रुकती है, मतलब इसमें नो केविंग, कोई केविंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये रोकती है, मेन रीजन इसका यही है। अब इसका एडवांटेज क्या मिलता है हमको, नो चांसेस ऑफ गैस एक्युमुलेशन। गोफ के अंदर में गैसेस इकट्ठी होने लगती है, तो उसका कोई चांस, दो चीज गैस इकट्ठी होती है, एक तो CH4, और सेकंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने से कार्बन मोनोऑक्साइड। दो गैसेस का एक्युमुलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद होता है लीकेज ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का लीकेज होगा तो यहाँ पे दो चीज प्रॉब्लम आती है। एक तो इसको इलिमिनेट किया कर दिया जाता है कि वेंटिलेशन का लीकेज ही बंद हो जाएगा। तो लीकेज होने से नुकसान क्या होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है, सबसे बड़ा रीजन यही है। और यदि इसके द्वारा, वेंटिलेशन के द्वारा, CO हमारी वर्किंग में भी आ जाती है, जो हवा अंदर जाएगी बाहर भी निकलेगी। एक तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है जिसकी वजह से CO अंदर एक्यूमुलेट होती है, और जब CO ज़्यादा होगी तो वेंटिलेशन का सर्किट की वजह से कुछ CO बाहर आएगी, जो हमारा CO पॉइजनिंग का कारण बन सकती है, ठीक है। और खदान के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे गोफ में फायर भी हो जाएगा, तो हमको ऐसे भी बंद करना पड़ेगा वो। हमारा जो गोफ साइड में रोड है अंदर जाने का, वो एकदम सेफ रहता है, क्योंकि जब अंदर हमारे पास में हैंगिंग गोफ ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हैंगिंग गोफ होने से हमको क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एयर ब्लास्ट का। ये एयर ब्लास्ट के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं, 100% खत्म हो जाते हैं एयर ब्लास्ट के चांसेस। एयर ब्लास्ट अपने आप में एक बहुत डेंजरस फिनोमिना है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। अब आता है बैटल रूफ कंट्रोल। यहाँ पर रूफ का कंट्रोल जो है बैटल रूफ में होता है, क्योंकि सब्सिडेंस इज वेरी मिनिमाइज, तो हमारा जो रूफ है वो खराब होता ही नहीं है। इवन इसकी वजह से हमारे वर्किंग के रूफ भी सेफ रहते हैं। यदि हम इस जगह पे डिप्लेरिंग कर रहे हैं, मान लो आपका ये पिलर है, इसको आपने दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया स्प्लिट गैली चलाकर, और अब आप यहाँ पे स्लाइस चलाना चाहते हैं यहाँ पर इस जगह को छोड़कर। अब यहाँ पे यदि सैंड भरा हुआ है तो हमको ये स्लाइस चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमको बहुत सेफली हम ये स्लाइस को चला सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं लगता। स्लाइस को हम क्या करते हैं, सेफ चला सकते हैं, सेफली चला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है हमारी। हाई एक्सट्रैक्शन परसेंटेज, यदि हम डिप्लेरिंग करते हैं तो सैंडस्टोन की वजह से हमको बहुत सारी
या बहुत सारा कोयला नहीं छोड़ना पड़ता। यदि हम केविंग करते हैं, तो यदि हम केविंग करते हैं तो इस जगह पर हमको कोयला बहुत छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कम हो जाता था। स्टोइंग के चलते ऑलमोस्ट हमारा 20% एक्सट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। और जहाँ पे थिक सी, स्पेशली थिक सी में हमको बहुत फायदा होता है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है फायर एरिया बिलो वाटर बेरिंग स्ट्रेटा, बिलो रेलवे लाइन, रिवर एंड टाउन। इसके नीचे में काम करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि केविंग की वजह से बहुत सारी जगह पर यदि आप डिप्लरिंग कर रहे हैं केविंग से, तो जैसे वाटर बेरिंग स्ट्राटा है, रेलवे लाइन है, रोड है, रिवर है, फायर एरिया है, ऐसी जगह में आपको डीजीएमएस अनुमति नहीं देता। तो आपको पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा ना उतना कोयला, जो देश का भी नुकसान है। अब इसके अंदर में हम पैनल में जो बैरियर बनाते हैं, पे- पैनल बैरियर जो बनाते हैं हम 1 पिलर साइज का बनाते हैं। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेशन में भी है 1 पिलर साइज का। इसके लिए 60 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कुछ भी नहीं है। यदि आपका जो पिलर है नॉर्मल पिलर, जो उस खदान में चला रहे हैं, नॉर्मल पिलर, ये जो पिलर है, इस पिलर के सहारे जितना भी साइज का होगा वही साइज हमको बैरियर में छोड़ना पड़ता है। तो अब इसमें बहुत सारा कोयला हमारा ब्लॉक हो जाता है। जब कोयला ब्लॉक हो जाता है तो हमको यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम इसके अंदर में कोयला ब्लॉक हो गया हमारा। इस जगह पे हमको क्या करना पड़ता है कि जो बैरियर है उसको हम छोटा कर सकते हैं। मान लो आपका 30 मीटर बाई 30 मीटर का पिलर है। अरे भाई हमको 10 मीटर की जरूरत है, तो 20-20 मीटर कोयला तो हम चारों साइड से निकाल, मतलब इसका 10 मीटर का साइज छोड़ दें, तो 20 मीटर कोयला हमको इसमें मिल जाएगा, 20 मीटर कोयला दूसरे पिलर में मिल जाएगा। तो 20 मीटर कोयला बहुत होता है। यहाँ पे डिप्लेइंग कंटिन्यूअस सीम में भी की जा सकती है, बहुत आसान है। कंटिन्यूअस सीम मतलब जो 9 मीटर और लेस है। तो यहाँ पर दो सीमें 9 मीटर या इससे कम पार्टिंग के बीच में होती है, उसको हम कंटिन्यूअस सीम बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सीम जब बोलते हैं, या इसमें बड़ी सीम है, तो उसको हम सेक्शन भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेक्शन। इसमें काम करना हमको बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली थिक सीम माइनिंग में। थिक सीम चंद्रपुर में, WCL में, ठीक है ना। WCL में यही 17 मीटर की सीम में हम स्टोरिंग कर करके पूरा खदान का डिप्लेनिंग कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ऊपर स्टेटर में यदि पानी है तो हमारे पास में इनंडेशन का डिप्लेनिंग के टाइम पे कोई खतरा नहीं होता है, कोई चांसेस नहीं होते हैं। थैंक्स आज के लिए। नेक्स्ट का चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।